आज हम बात करेंगे अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत फर्स्ट ईयर। पहले हमने बात की थी अधिगम के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षण क्या होता है। आज हम शुरू करते हैं कि शिक्षण की अवधारणा क्या है। शिक्षण के लिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण कार्य वास्तव में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और शिक्षण से बालक जहाँ कुछ सीखता है वहीं बालक की आंतरिक मनोभावनाओं को समझकर उसको शिक्षण करना अति जटिल कार्य है। शिक्षण का सीधा सा यदि अर्थ हम जाने तो यह जान सकते हैं कि बालक विद्यालय प्रांगण में शिक्षक के द्वारा जो भी उसको ज्ञान प्रदान किया जाता है वही उसका शिक्षण है। परंतु इस अर्थ को अगर हम देखें तो यह अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, क्योंकि केवल मात्र एक बालक जो है वो विद्यालय प्रांगण में ही शिक्षा ग्रहण नहीं करता, बल्कि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न वस्तुओं द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा तथा विभिन्न परिस्थितियों में भी वह शिक्षा प्राप्त करता है और वह उसके शिक्षण के अंतर्गत ही आता है। तो उसको शिक्षा जो प्रदान की जा रही है जिसके द्वारा भी, तो वह अपने आप में शिक्षण ही है। शिक्षण प्रक्रिया की अगर हम बात करें, आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ साथ पर्याप्त फली फूली है। शिक्षण प्रक्रिया प्रत्येक प्रदेश देश की भिन्न भिन्न होती है और अगर हम विशेषकर भारत की बात करें तो भारत की शिक्षण परंपरा अन्य सभी देशों से पहले ही भिन्न थी और आज भी हम बात करें तो कुछ हद तक वह भिन्न ही है। समाज के अनुसार ही वहाँ का शिक्षा जगत है और उसके साथ साथ शिक्षा के अनुसार ही वहाँ का वातावरण निर्माण होता है। अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है कि आदर्श शिक्षा बालकों को प्रदान की जाए, तभी अच्छे निर्माताओं को तैयार किया जा सकता है। शिक्षा के साथ ही शिक्षण शब्द जुड़ा हुआ है अपने आप में। पढ़ने में ये दोनों शब्द समानार्थी से लगते हैं और एक जैसे लगते हैं, और किंतु यदि इसको गहराई से देखें तो और इसको स्पष्ट करें तो दोनों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षा प्रदान करने का एक सरल साधन है और सरल माध्यम है या सरल मार्ग है, हम कह सकते हैं, जिस पर चलकर बालक बिना किसी रुकावट के अनवरत अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकता है तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उस मार्ग पर दिशा निर्देश हेतु एक शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसको जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसको किसी न किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। तो अनुभवी व्यक्ति जो रहता है उसका शिक्षक ही होता है और शिक्षक के द्वारा ही उसको शिक्षण प्रदान किया जाता है। शिक्षण मात्र विद्यालय न होकर यह कहीं भी और कोई भी करवा सकता है, किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। यदि हम सृष्टि की चेतन तथा जड़ सभी वस्तुओं की बात करें तो मानव की अपने आप में शिक्षिकाएं ही हैं, उनको ज्ञान को प्रदान हो रहा है, क्योंकि मानव प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखता है तथा वह उसकी प्राप्त करने के लिए, उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से जो सीखता है, जड़ या चेतन वस्तु से जो भी सृष्टि में है उनसे जो सीखता है और जो उसको जो भी वस्तुएं या जड़ या चेतन वस्तुएं उसको सिखा रही हैं तो अपने आप में उसकी शिक्षिकाएं ही है। अतः यह नितांत आवश्यक है कि शिक्षण बालक तथा अध्यापक के मध्य होने वाली एक प्रक्रिया है और आज शिक्षा का उद्देश्य बालक का मात्र बौद्धिक विकास ही नहीं रह गया है, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास किया जाना जरूरी माना जाता है। शिक्षण के उद्देश्य निहित होते हैं अपने आप में। जो शिक्षण है उसमें कुछ उद्देश्य अपने आप में ही निहित होते हैं, क्योंकि बिना किसी उद्देश्य के क्रिया को, कोई भी क्रिया को करना उसको संभव नहीं है। अतः जो शिक्षण है वो अपने आप में स्वदेशीय क्रिया है, तो उसका एक उद्देश्य है जो हम शिक्षण करवाते हैं बालक को या मानव को। जो भी शिक्षण प्राप्त कर रहा है उसको जो भी
एक उद्देश्य निर्धारित करके चलता है, एक लक्ष्य निर्धारित करके चलता है कि उसे इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसलिए शिक्षण को हम एक स्वदेशीय प्रक्रिया भी मान सकते हैं। इसके साथ साथ इन दोनों की संयोजक कड़ी विषय वस्तु को पाया जाता है। विषय वस्तु ही दोनों को समीप में लाकर एक दूसरे के विचारों को जानने का एक अटूट साधन है। बालक समाज का अभिन्न अंग होता है, हम सभी जानते हैं, और आज का बालक आने वाले कल का निर्माता भी है। अतः उसे सभ्य समाज में रहना परम आवश्यक है। बालक में शिष्टता, विनम्रता, नमनीयता आदि गुणों का विकास शिक्षा से ही संभव हो सकता है और शिक्षण के माध्यम से ही उसको प्रदान की जा सकती है। अतः शिक्षण प्रक्रिया को इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि वह बालक को सहज अधिगम कराने में खरी उतरे, जिससे बालक सीखकर सद्गुणों को ग्रहण करके एक सभ्य समाज का तथा राष्ट्र का निर्माण कर सके। सभ्य छात्र बनने में शिक्षण की प्रमुख भूमिका अपने आप में निहित है। अतः अध्यापक को भी अनुभवों से परिपूर्ण होना चाहिए। प्रतिदिन जो उसका प्रशिक्षित अध्यापन करवाता है, प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा होता है, तो छात्र को उचित परामर्श प्रदान कर उसके अध्ययन को व्यापक कर सकता है। उसके द्वारा जो अध्यापन करवाया जा रहा है वो विस्तृत रूप से करवाया जाए, ताकि बालक उस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान अर्थात सिर्फ नॉलेज ना रहकर उसका विजडम बन जाए। इस प्रकार शिक्षण ही शिक्षा का मूलाधार निश्चित होने के पश्चात शिक्षण का सर्वमान्य अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं शिक्षण के संकुचित अर्थ की, कि शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है। शिक्षण का संकुचित अर्थ, शिक्षण की हम अगर बात करें, शिक्षण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बालक को शिक्षा प्रदान की जानी है, एक सशक्त माध्यम है। तो उसके संकुचित अर्थ की अगर हम बात करें तो शिक्षण को हम शिक्षा प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानते हैं। शिक्षा है सीखना, अनुभव प्राप्त करना। शिक्षण सामाजिक परंपरा पर आश्रित है। समाज में ऐसी मान्यताएं, मूल्य और आदर्श हैं जो उस बालक को एक अच्छा राष्ट्र निर्माता बनाने में सहयोग करते हैं, और उन्हीं आदर्शों और मान्यताओं को सामने रखकर ही शिक्षण करवाया जाता है। निश्चित स्थान, समय और पाठ्यक्रम के आधार पर कराए गए शिक्षण को हम एक औपचारिक शिक्षण प्रक्रिया में अपनी जो बालक का अधिगम है या उसको उसके द्वारा जो सीखना है उसको बांध सकते हैं। वही शिक्षण का एक संकुचित अर्थ है। इसमें अगर हम बात करें स्वतंत्रता का अभाव होता है, क्योंकि एक निश्चित समय में एक निश्चित पाठ्यक्रम के प्रारूप के अनुसार ही एक शिक्षक को चलना होता है, तो उसमें स्वतंत्रता का अभाव रहता है एक छात्र के लिए और एक शिक्षक के लिए, क्योंकि उसको उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही चलना होता है, चाहे वह शिक्षक हो या बालक हो। इसलिए हम अगर शिक्षण के संकुचित अर्थ की बात करें तो वह एक बंधा हुआ एक निश्चित कार्यक्रम है जो कि बालक और शिक्षक के मध्य जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार चलता रहता है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया की एक सीमा भी बंधी होती है और बालक का सर्वांगीण विकास अगर हम बात करें तो नहीं हो पाता, सिर्फ बौद्धिक विकास ही इस शिक्षण के अंतराल में हो सकता है। और अगर हम शिक्षण के वास्तविक अर्थ की बात करें, अब हम बात कर रहे हैं शिक्षण का
वास्तविक। शिक्षण के व्यापक अर्थ में या वास्तविक अर्थ में अगर हम बात करें तो समस्त प्रकृति समस्त चराचर इसमें शामिल हो जाता है। बालक प्रकृति से सीखकर जब अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है तब वह शिक्षण का व्यापक स्वरूप होता है। इसमें समय स्थान की कोई बाध्यता नहीं रहती है और ना ही कोई निश्चितता रहती है। जैसा कि एडम्स ने भी लिखा है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व पर, अर्थात एक व्यक्तित्व पहला शिक्षक तथा दूसरा व्यक्तित्व बालक पर विकास के लिए कार्य करता है। इसमें क्रिया चेतन और सप्रयोजन होती है। कहने का तात्पर्य है कि बालक अध्यापक से या चेतन अचेतन वस्तु से कुछ सीखकर अपने व्यवहार को परिवर्तित करता है तो वह शिक्षण का व्यापक रूप होता है। इसके अंतर्गत दोनों के ही व्यक्तित्व का परस्पर हम पहचान सकते हैं कि एक कम अनुभव का या बिना अनुभव का बालक है और दूसरी तरफ अनुभव प्राप्त शिक्षक है जो उसको ज्ञान प्रदान कर रहा है। अब हम शिक्षण के सर्वमान्य अर्थ की बात करते हैं। शिक्षण का सर्वमान्य अर्थ, अगर हम शिक्षण के सर्वमान्य अर्थ की बात करें तो अगर हम कहें कि उसको यूनिवर्सलाइजेशन, अगर हम उसके अर्थ की बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं उपयुक्त दोनों बातों को जो हमने देखी है अभी, चाहे वो संकुचित अर्थ में हमने बात की चाहे व्यापक अर्थ में बात की, तो दोनों प्रकार के शिक्षण के अर्थ सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार्य नहीं है। वे इससे संतुष्ट नहीं होते कि शिक्षण में शिक्षक और छात्र ही प्रमुख होते हैं। इन दोनों को संयोजित करने वाली थ्योरी का भी इन्होंने इस प्रक्रिया का अत्यावश्यक अंग माना है और वह है पाठ्यक्रम। इस प्रक्रिया में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रहेगी। बालक के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी विषय वस्तु के माध्यम से परस्पर अंतःक्रिया करते हुए अधिगम को सरल बनाते हैं। शिक्षक मात्र छात्र को ज्ञान ही नहीं देता अपितु उसे सोचने, समझने, विश्लेषण करने को भी बाध्य करता है। अर्थात अगर हम शिक्षण की बात करें तो इसका मात्र केवल उद्देश्य जानकारी देना ही नहीं है, बल्कि उसको समझकर उसको अपने जीवन में अपना सके। कहा भी गया है कि ज्ञान अगर कर्म में ढल जाए तो वह सच्चा ज्ञान होता है। अर्थात शिक्षक के द्वारा जो भी ज्ञान दिया जाता है वह ज्ञान केवल मात्र एक थ्योरेटिकल पोर्शन हम माने, वो थ्योरेटिकल पोर्शन भी नहीं है, बल्कि उसको प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इससे अगर हम बात करें दोनों के मध्य जो विचार होते हैं उनका खुले रूप से आदान प्रदान भी होता है और दी गई समस्या को छात्र शिक्षक की सहायता से हल करता है। इस प्रकार वह उत्तरोत्तर अनुभव प्राप्त कर कुछ नया सीखता है। इस प्रक्रिया में संकुचित अर्थ की भांति छात्र का स्थान गौण नहीं रखा जाता अपितु इसमें छात्र को ही केंद्र बिंदु माना जाता है। न ही व्यापक अर्थ की भांति छात्र अध्यापक ही मुख्य बिंदु होते हैं। इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो रहता है वह है पाठ्यक्रम। अतः शिक्षण का सर्वमान्य अर्थ यही है कि शिक्षण शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य घटने वाली क्रिया है। इस प्रक्रिया से दोनों की भावना सम्मिलित होती है। शिक्षक मार्गदर्शक होता है और छात्र उचित परामर्श
लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। अतः शिक्षण के सामान्य अर्थ में अध्यापक तथा छात्र को मित्र की भांति स्वीकार किया गया है। छात्र उत्साहित रहकर क्रिया करता है, शिक्षक उसे पुनर्बलन प्रदान कर प्रेरित करता है। अर्थात अगर हम सर्वमान्य शिक्षण की बात करें तो उसका अर्थ यही है कि शिक्षक व बालक दोनों में जो परस्पर संबंध रहता है वो बड़ा सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए। और उसमें यह भी बात देखी गई है कि शिक्षक विद्यार्थी को जब ज्ञान प्रदान कर रहा है तो उसको एक स्वतंत्र भाव में उसको अपने आप में जो भी उसकी क्वेरीज हैं अगर मान लीजिए विद्यार्थी की तो उसको पूछने के लिए स्वतंत्र भाव रखा जाता है। तो यह थी शिक्षा के सामान्य अर्थ की बात। अब हम बात करते हैं शिक्षण की परिभाषाओं के बारे में। अनेक विद्वानों ने शिक्षण के लिए अपनी अपनी परिभाषाएं भी दी हैं। अब हम उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि जो शिक्षण है वो किस प्रकार का होना चाहिए। अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार किस प्रकार का है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन रूबेकर के अनुसार। जॉन रूबेकर क्या कहता है शिक्षा के बारे में। जॉन रूबेकर के अनुसार शिक्षण उन परिस्थितियों की व्यवस्था एवं संचालन है जिसमें अंतराल तथा बाधाएं होती हैं जिन्हें मानव दूर करने के प्रयास के फलस्वरूप अधिगम करता है। अर्थात उन्होंने जो बताया कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए जो उसकी सहायता करता है वही शिक्षण है। मान लीजिए बालक को कोई समस्या है तो उस समस्या का हल एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। जब वो उसका हल कर रहा होता है एक शिक्षक तो वह शिक्षण करवा रहा होता है। नेक्स्ट है क्लार्क के अनुसार। क्लार्क क्या कहते हैं। क्लार्क के अनुसार शिक्षण का जो उनका शिक्षण के बारे में कहना है हम उसकी बात करते हैं। क्लार्क कहते हैं कि शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसके संचालन और प्रारूप का व्यवस्थापन इस प्रकार किया जाता है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। अर्थात अगर हम बात करें शिक्षा के बारे में कहा भी जाता है कि शिक्षा एक व्यवहारगत परिवर्तन का नाम है कि बालक के व्यवहार को परिवर्तित करना ही शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो उसके आधार पर हम बात करें तो क्लार्क ने जो कहा है कि शिक्षण क्या है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है। एक उसके अंदर नए अनुभवों को जोड़ना है, उसकी नई क्रियाओं को जोड़ना है, उसके सामने उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको तैयार करना है किस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट B.O. स्मिथ के अनुसार। B.O. स्मिथ शिक्षण के बारे में कहते हैं कि क्रियाओं का वह संगठन जो सीखने अर्थात अधिगम के अनुभवों को उत्पन्न करने के लिए उत्प्रेरित करता है वह शिक्षण है। अर्थात क्रियाओं का वह संगठन जो भी क्रियाएं एक शिक्षक के द्वारा की जाती है उसको संगठित करके और जो सीखने वाला शिक्षार्थी है उसके अंदर एक अनुभव को उत्पन्न करने के लिए उसको प्रेरित करता है। एक शिक्षक जब भी उसको प्रेरित करता है तो अपने आप में शिक्षण करवा रहा होता है। नेक्स्ट है H.C. मॉरिसन के अनुसार।
HC मोशन क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। HC मोशन के अनुसार एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आकर कम विकसित व्यक्तित्व की आगामी शिक्षा हेतु विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। अर्थात शिक्षण क्या हुआ कि एक जो शिक्षार्थी है, जो इन्होंने बात की है कि कम व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति है कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिक व्यक्तित्व रखता है, उसके पास ज़्यादा अनुभव है, जिसके पास उस कम अनुभवों को उसके अंदर शामिल करता है, उसके लिए उसको प्रेरित करता है, तो वह अपने आप में शिक्षण है। नेक्स्ट है योकम और सिम्पसन के अनुसार एक काम है, योकम एवं सिम्पसन के अनुसार वह शिक्षण के बारे में क्या कहते हैं, ये हम उसकी चर्चा करते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें बालकों को समायोजन कर सामाजिक जीवन व्यतीत करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो योकम और सिम्पसन ने ये कह दिया कि बालक को समाज में किस प्रकार रहना है, एक सभ्य नागरिक किस प्रकार बनना है, उसके लिए जो भी उसको शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसको ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, वही शिक्षण है। नेक्स्ट है एन गेज के अनुसार, गेज, आइए हम बात करते हैं कि ये शिक्षण के बारे में क्या कहते हैं कि शिक्षण क्रिया परस्पर पड़ने वाले प्रभाव का सम्मिलित रूप है। इसमें दूसरों की व्यवहारिक क्षमताओं अर्थात योग्यताओं के विकास करने का लक्ष्य निहित होता है, अर्थात उनके अंदर ऐसी योग्यताएं विकसित की जाए कि उनको जीवन जीने के योग्य बनाया जा सके। देश का ये मानना है कि शिक्षण क्या है कि जो बालक है वह इस योग्य बन पाए कि अपने जीवन को किस प्रकार परिलक्षित करना है, किस प्रकार अपने जीवन को जीना है, वह सीख जाए, इसको शिक्षण कहा गया है। अब हम बात करते हैं शिक्षण की प्रकृति के बारे में कि शिक्षण की प्रकृति कैसी है। शिक्षण की प्रकृति अर्थात यह विज्ञान है या कला है, विज्ञान या कला। हम इसके बारे में बात करते हैं कि शिक्षण शिक्षक के अनुभवों का विस्तार तथा छात्र के संग्रहण की क्षमता है। अपने अनुभवों को शिक्षार्थी तक विशेष रूप से पहुंचाना और उन्हें व्यवहारिक स्वरूप देना एक कला ही है, परंतु इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया आधुनिक युग में नहीं है, यह प्राचीन काल की प्रक्रिया थी। आज विज्ञान ने अपना आधिपत्य प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित कर रखा है, इसमें शिक्षा जगत भी अछूता नहीं रहा। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा क्षेत्र में क्रांति का कार्य किया है। आज जिस प्रकार से शिक्षण को यंत्रीकृत बना दिया है, जैसे विशिष्ट रूप से क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है और अध्यापक का स्थान अगर हम बात करें तो मशीन ने भी ले लिया है। तो इससे स्पष्ट है
कि शिक्षण अपने आप में विज्ञान है। जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे विशिष्ट रूप से क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, इसी तरह शिक्षण में भी आज तार्किकता है, विविध सोपानों से गुजरना पड़ता है, विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार चलना पड़ता है तथा इन सभी से शिक्षण भी वैज्ञानिक ही हो गया है। शिक्षण कार्य करने से पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, तत्पश्चात उसके साथ साथ उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सिद्धांत की अनुपालना होती है। विधि प्रविधियों के माध्यम से नवीन शिक्षण पद्धति का सहारा लेकर बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अनुदेशन के माध्यम से बालक को जहाँ क्रियाशील बनाया जाता है, वही उसे सृजनशील भी बनाया जाना एक शिक्षण का उद्देश्य रहता है। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया पूर्णतः मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हो गई है। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया की हम बात करें तो ये वैज्ञानिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी हो गई है कि बालक के अंदर जो भी उसके संवेग हैं उनको शामिल करके, उसकी प्रवृत्तियों को शामिल करके साथ में रख करके एक शिक्षक के द्वारा चला जाता है। इसलिए वैज्ञानिक के साथ साथ यह मनोवैज्ञानिक भी हो गई है। आज शिक्षण में नवीनतम प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे पुनर्बल अर्थात रीइंफोर्समेंट, उसके साथ साथ प्रश्नोत्तरी, जिसको हम फीडबैक भी कहते हैं, प्रतिपुष्टि आदि के माध्यम से यह प्रक्रिया रोचक और सहज बन गई है। शिक्षण के विभिन्न रूप प्रतिरूपों का निर्माण हुआ है। प्रश्न निर्माण कौशल की वैज्ञानिक पद्धति पर ही आधारित है, अतः शिक्षण पूर्णतः विज्ञान पर आधारित हो गया है। इसके साथ साथ तथापि विज्ञान के साथ साथ कला का भी प्रयोग होता है। तो उस कला के अंदर यदि हम बात करें तो कला का भी यदि समावेश शिक्षण में हो तो उसमें और अधिक विशिष्टता, सरलता तथा रोचकता आ सकती है। विज्ञान के साथ साथ कला का अर्थ यह है कि कला में शामिल है उसके अनुभव, और उसके अनुभवों में एक शिक्षण जो करवा रहा है उसके अनुभवों में वह विभिन्न प्रकार के अन्य अपने कौशलों को विकसित करके उसको शिक्षित कर सकता है, बालकों को उनको ज्ञान प्रदान कर सकता है रोचकता के साथ, अति सरलता के साथ। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि बालकों को पानी शब्द का पता है, उसके साथ जल शब्द का प्रयोग करने से तो बालकों के अंदर एक प्रभावी गुण उत्पन्न करना कि उनका बोलचाल जो लहजा है वह प्रभाव डाल सके दूसरों पर, इस प्रकार का उसको बनाना ही शिक्षण का कार्य है। और वह शिक्षण के अंतर्गत अगर बात करें तो वह उसकी कला है, उसके विज्ञान के साथ साथ। मनोविज्ञान और शिक्षण विज्ञान प्राय तो नहीं है, तथापि दोनों में पर्याप्त समानता है। शिक्षण को वैज्ञानिक बनाने में मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी योगदान के कारण उसको जो ज्ञान प्राप्त है, हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है वही उसके लिए अति आवश्यक है। तो आज हमने जो बात की वो हमने जाना कि एक शिक्षण किस प्रकार एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। उसके अंतर्गत हमने बात की शिक्षण की अवधारणा की, शिक्षण के अर्थ की, और शिक्षण के अर्थ के अंतर्गत हमने बात की एक तो शिक्षण के संकुचित अर्थ की, उसके साथ साथ उसके वास्तविक अर्थ की तथा सर्वमान्य अर्थ की। साथ साथ हमने शिक्षण की कुछ परिभाषाओं को भी लिया और उसके साथ साथ हमने यह जाना कि शिक्षण की प्रकृति विज्ञान तथा कला दोनों ही है। थैंक यू।